हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ का की पुनरावृत्ति करेंगे। लाख की चूड़ियाँ जो है पाठ, इस पाठ को लिखने का उद्देश्य है, इस कहानी के पीछे जो मूल उद्देश्य है वो यह है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण गांव की जो हस्तशिल्प है, गांव की जो हस्तकला है, वह किस तरह से दिन प्रतिदिन पतन के गर्त में जा रही है। उसी और उसका वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से वे बेरोजगार हो जा रहे हैं, और इसी का वर्णन इस कहानी में किया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ये कहना चाहते हैं कि आधुनिक युग में मशीनीकरण का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे उद्योग यानी हाथों के जो काम हैं उनको करने वाले जो कारीगर हैं वे बेरोजगार होते जा रहे हैं, और उनके पैतृक जो धंधे हैं वे समाप्त हो रहे हैं। कुटीर उद्योग पर इसका काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अब हम पाठ का सारांश संक्षेप में आपको बता दे रहे हैं कि पाठ में किस बात पे चर्चा की गई है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने बचपन की एक कहानी को बताया है कि वे बचपन में प्रायः गर्मियों की छुट्टी में 1.5 महीना ननिहाल में जाकर रहते थे। लेखक के ननिहाल के गांव में एक बदलू नाम के बदलू नाम का व्यक्ति था। लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। उस गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहता था। लेखक जब बदलू के पास जाता था तो लेखक को लाख के रंग बिरंगी गोलियां बनाकर बदलू दिया करता था। बदलू काका नीम के पेड़ के नीचे बैठकर दहकती मिट्टी पर लाख पिघलाकर इसे उससे चूड़ी का आकार देता था। वह बेलन मुगरियों पर लाख को चढ़ाकर उसे चूड़ियों का आकार देता था और बाद में उस पर रंग करता था। वह बीच बीच में हुक्का पीता रहता था और वह बचपन में लेखक को लाला कहकर पुकारता था और एक मचिया पर बिठाता और लेखक उसे चूड़ियाँ बनाता देखता रहता था। बदलू पेशे से मनिहार यानी चूड़ियाँ बनाने वाला था। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की बिक्री काफ़ी थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था, बल्कि वह बिना मोलचाल के वस्तुओं के बदले बस चूड़ियाँ देता था। लेकिन शादी ब्याह के उपलब्ध वो शादी विवाह का उपलक्ष्य होता था, उसमें वह पूरा मोल भाव करता था और तभी चूड़ियाँ देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ देने वाले बदलू को शादी के वक्त ज़रा भी नहीं कोई उसको रोक टोक सकता था, यानी कि वह अपना जितना उसे मन करे उतना वह पैसे मांगता था। उस समय एक जोड़े के लिए बदलू को बहुत सारा अनाज और बहुत सारे घर वाले के लिए कपड़े आदि बदलू के लिए लोग देते थे। और एक बार जमींदार के यहाँ उनकी लड़की की शादी पर उसे केवल 10 आने देकर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा उसने खरीदना चाहा तो उसने मना कर दिया। बदलू बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था, परंतु शादी ब्याह के अवसर पर उसे ये कतई पसंद नहीं। वह जिद्दी स्वभाव का था और जब कोई विवाह शादी के लिए चूड़ियों का जोड़ा लेता था तो मनमाने चीज़ों को
उसके बदले में लेता था। वह अत्यधिक स्वाभिमानी था, इसलिए जमींदार ने पूरे न दिए तो उसे चूड़ियाँ भी वह देने से इनकार कर दिया। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। वह कि महिला की कलाई पर कांच कांच से घाव हो जाते हैं, ऐसा वो मानता था कि महिलाओं की कलाई पर कांच से घाव हो जाते हैं, जिसकी पट्टी कराने लेखक को जाना पड़ता था। इस घटना से लेखक को बदलू की याद आती है और वह बदलू से मिलने उनके घर जाता है। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जब उन्हें जनार्दन काका अपना परिचय करके दिया तो बदलू उन्हें बिठाया। बदलू काका का ठिकाना आज भी वहाँ था। आज भी वह उसी नीम के पेड़ पर के नीचे बैठता था, पर वह शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गया था और चारपाई पे बिछा के वैसे ही बैठा हुआ था, पर उसके हाथों और माथे की नसें जो है उभर आई थी। दमे की तरह उसे खांसी आ रही थी। लेखक की शंका भांप कर उसने कहा कि यह फसली खांसी है और शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने जब बदलू काका से उनके काम के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, काम तो कई वर्षों से बंद पड़ा है। अब मेरी बनाई चूड़ियों को कोई नहीं पूछता है। मशीनी युग ने कितनों के कारोबार बंद करवा दिए। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार हो गया, अशक्त और लाचार हो गया। अब कारोबार ठप होने से बदलू काका भी अंदर अंदर टूट चुके थे। आज के मशीनी युग में गरीब जो है वह दिनों दिन गरीब और अमीर दिनों दिन अमीर बनता जा रहा है। बदलू काका की बेटी रज्जो ने हथेली में लिए आम लेकर लेखक के लिए बढ़ाए तो लेखक भी उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ देखकर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वे बहुत सुंदर लग रही थी। तभी बदलू काका बोल पड़े, मेरी बनाई अंतिम चूड़ियों का जोड़ा है। जमींदार की बहन के लिए बनाया था, लेकिन वे कम पैसे दे रहे थे, इसीलिए नहीं दिया। इसके बाद लेखक ने उसे गाय के बारे में पूछा और बदलू काका ने बताया कि गाय को 2 साल पहले बेच दी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। लेखक को बदलू काका पर गर्व था कि हालातों ने उसे भले ही हरा दिया हो, लेकिन उसने अपने आप से हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति टूटने वाला नहीं था। वह स्वाभिमानी है। तभी तो चूड़ियों के जोड़े को कम दामों में बेचकर उसने अपने नियम नहीं तोड़े और भले ही वह जोड़ा उसने अपने बेटी को दे दिया। ये पाठ का सारांश है। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगे गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ पे लेखक ये बताता है कि सारे गांव में बदलू उसे सबसे अच्छा लगता था। बदलू जो मनिहार था वह लेखक को सबसे अच्छा व्यक्ति लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि बच्चे तो गोलियां वोलियां खेलना पसंद करते हैं, तो वह जब भी जाता था बदलू काका के पास तो वह सुंदर सुंदर लाख की गोलियां उन्हें बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब वो लौटता था तो उसके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां होती थी। और जाहिर सी बात है कि गोलियां जो है बच्चों का मन तो मोह ही लेती हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर
बदलू काका ही कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। लेखक कह रहे हैं कि वह जो है उनके नाना के गांव का था न, तो रिश्ते में वह उसे मामा उसे कहना चाहिए, बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु वह उसे मामा न कहकर उसे बदलू काका ही कहता था, क्योंकि जैसे और बच्चे भी उसे बदलू काका कहते थे, उन्हीं बच्चों की सुनकर वह उन्हें बदलू काका ही कहता था। गांव मकान के यहाँ जैसा कि बदलू काका का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। अब लेखक ये बता रहे हैं कि जब वह उनके गांव जाता था, तो अपनी नानी के यहाँ जाता था, तो जब वो बदलू के यहाँ जाता था तो बबलू कह रहे हैं कि बदलू का मकान जो है कुछ ऊंचे पे बना था, कुछ ऊंचाई पे बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, और जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। एक बड़ा सा खाली जगह था और वहाँ पे एक नीम का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे बदलू बैठा रहता था और अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती, दहकती माने जलती, तेज आंच निकलने को दहकना कहते हैं। तो बगल में ही उनकी भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। लाख जिसकी कि वह चूड़ियाँ बनाता था, उस लाख को उस भट्टी पे वह पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, और जिस पर ये बता रहा है कि सामने एक लकड़ी की चौखट चौकोर सी चीज़ पड़ी रहती, जिसमें वह लाख को मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला बना देता। जो जैसे सलाख होता ना, पतला पतला पतले पतले छड़ की तरह उसको बना लेता, और फिर उसके बाद उससे जो है वह चूड़ी का आकार देता था। पास में चार छः विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। और पास ही में एक बेलन के आकार की मुंगरियाँ पड़ी होती थी, जो कि आगे से पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। और इस प्रकार लाख को जब वो चूड़ी का आकार दे लेता था, तो उसको मुंगेरियों पर चढ़ाता था और उसे फिर गोल आकार बनाता था और चिकना बनाता था, जिससे कि वह पहनने में अच्छी भी लगे और कष्टकारक ना हो, कहीं से कोई ऐसा ना हो जिसे जो चुभने की तरह लगे। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। और हाथ में जितनी चूड़ियाँ पहनते हैं उतनी चूड़ियाँ जब वह एक एक करके बना लेता था, तब वह उन चूड़ियों को रंग करता था, उनके ऊपर रंगाई का काम करता था। ये था उसका चूड़ी का कार्य, जिसको वो हमेशा करता था। लाख की चूड़ियाँ इसी प्रकार वह बनाता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। ये कह रहे हैं कि बदलू ये कार्य जो करता था, चूड़ी बनाने का कार्य, वह एक मचिए पे बैठ के करता था। मचिया किसे कहते हैं? मचिया एक छोटी सी चौकी होती है बैठने की, उसी को मचिया कहते हैं। लकड़ी की चौकी की तरह होती है, उसी को मचिया कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। ये मचिया जो है बहुत ही पुरानी थी, जिस पर बैठकर बदलू जो है चूड़ी बनाया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता।
और अपने पास ही में वह हुक्का रखे रहता था और उस हुक्के को वह बीच बीच में पीता रहता था। चूड़ियाँ बनाता और बीच बीच में उस हुक्के को वह पीता रहता था। अब आगे बता रहे हैं कि गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लाला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता, मगर रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि वह रोज़ जो है दोपहर का समय वहीं जाता था, वहीं पे उसका दोपहर का समय बीतता था बदलू काका के पास। और बदलू काका जैसे ही वह जाता था, बदलू काका जो है उसके लिए एक मचिया मंगवाते थे, उसे बैठने के लिए देते थे और वहीं बैठकर वह बदलू को चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता था। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। वो लेखक देखता था कि वह रोज़ जो है 4 से 6 जोड़ी चूड़ी बनाता है और चूड़ी जब पूरा जोड़ा उसका बन जाता था तो उसे वह बेलन पर चढ़ाकर क्षण भर कुछ क्षण जो है चुपचाप उस बेलन में जो चूड़ी रहती थी उसी को चुपचाप देखता रहता था, निहारता रहता था। और इस प्रकार लेखक को उसे देख के ऐसा महसूस होता था जैसे वह बेलन न हो, किसी नववधू के हाथ हो। नववधू नई जो विवाहिता है उसका हाथ हो, ऐसा प्रतीत होता था। लेखक को लगता था कि वह उसका बेलन पे चूड़ी नहीं है बल्कि किसी नववधू के हाथ में वह सुशोभित हो रही है। बदलू मनिहार था। मनिहार चूड़ी बनाने वाले को कहते हैं, चूड़ी बेचने वालों को कहते हैं मनिहार। इनका पेशा जो है मनिहार का चूड़ी बेचना है। चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था। पैतृक पिता बाप दादे का की जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो होती है व्यापार होता है उसको बोलते हैं पैतृक पेशा। तो उनके पिता से उसे मिला था ये पेशा। तो उसके यह जो है मनिहारी का कार्य जो है उसका पैतृक व्यवसाय था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। लेखक ये बताते हैं कि वास्तव में यदि देखा जाए तो वह बड़ी ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। खपत मने बिक्री। खपत मने बिक्री। खपत का अर्थ है बिक्री। खपत यानी कि बिक्री। तो ये कह रहे हैं कि उनकी बनाई हुई जो चूड़ियाँ होती थी उसकी खपत बहुत होती थी, बहुत सारे लोग उसको खरीदते थे। अब ये बता रहे हैं कि चूड़ियाँ उनकी बहुत बिकती थी, उनकी बनाई चूड़ियों की खपत बहुत थी और उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उनसे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब केवल उस गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के गांव की स्त्रियाँ भी उनसे चूड़ियाँ खरीद कर ले जाया करते थे, इतनी उसकी बिक्री थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता। लेकिन बदलू की एक विशेषता थी, उसकी खासियत थी कि वह चूड़ियों को कभी पैसों से नहीं बेचता था, बल्कि वह क्या करता था कि चूड़ियाँ जो है ये वो मतलब चूड़ियों को बेचने के लिए वो अनाज या अन्य सामान लिया करता था चूड़ियों के बदले में। वो उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या होता है? वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि किसी सामान के बदले सामान लेना।
यानी पैसे के बदले में नहीं खरीदना, बल्कि सामान देकर सामान को, अपने ज़रूरत की चीज़ को लेने को वस्तु विनिमय कहते हैं। तो लेखक जो है इस समय किसी भी सामान के बदले में जब सामान लेते हैं या देते हैं उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तो बदलू भी इसी तरह से चूड़ियाँ देता था और उसके बदले में अनाज या उसके अपने ज़रूरत की चीज़ों को वह लेता था। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वस्तु विनिमय का तरीका उसका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी कुछ से झगड़ते नहीं देखा था। ये बता रहे हैं कि बदलू जो है स्वभाव से बड़ा ही सीधा था। वो किसी से झगड़ा नहीं करता था, किसी से उन्होंने उसे झगड़ते हुए नहीं देखा था। शादी ब्याह में के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। लेकिन उसकी एक खासियत थी, उसकी एक विशेषता थी कि वह विवाह के समय चूड़ियों के लिए जिद पर अड़ जाता था और भले ही कोई बिना कुछ दिए उससे हमेशा चूड़ी ले जाया करे, परंतु शादी विवाह के समय वह भरपूर उनसे उसके बदले में सामान, मतलब चूड़ी के बदले में जो सामान उसको चाहिए होती थी वो उससे लेता था। वो स्वभाव से बहुत सीधा था, परंतु शादी विवाह के समय वह जिद्दी बन जाता था, हठी बन जाता था। अब आगे बता रहे हैं कि आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी बात को लेकर के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता, ज़रा सी बात पर बिगड़ गया था। और फिर ये कह रहे हैं कि उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। यानी कि उन्होंने अपने बचपन की बात याद की कि उनके मामा के यहाँ जब शादी पड़ी थी और तब जो है वह किसी बात को लेकर के वह एकदम गुस्से में आ गया था और उसके लिए उन्हें बहुत ही मनाना पड़ा था, तब जाके वो कहीं माना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते वो अलग। लेखक कह रहे हैं कि विवाह के समय तो उसके इस चूड़ी की कीमत इतनी बढ़ जाती कि उसकी पत्नी के लिए लोग वस्त्र देते और ढेर सारा अनाज देते, उसके लिए पगड़ी देते और रुपए जो देते वह अलग से देते थे। यानी कि उसके सामान की कीमत उस समय विवाह के समय बहुत अधिक बढ़ जाती थी। अब आगे बताते हैं कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। लेखक कहते हैं कि अगर उसे किसी बात से चिढ़ थी तो वह बात थी कौन सी? वह बात थी कांच की चूड़ियाँ। माने कांच की चूड़ियों से उसे बहुत चिढ़ थी और वह किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता तो वह चिढ़ जाता था और वह कभी कभी चिढ़ के कुछ बोल भी देता था, इतना वह उससे माने कांच की चूड़ियाँ उसे बुरी लगती थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लाला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर
सड़कों पर घूमती भी हैं। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अब लेखक अपने बचपन की बात याद करते हुए कहते हैं कि वह जो है मुझसे घंटों बातें किया करता। माने जब लेखक उसके यहाँ जाते थे तो वह बहुत समय तक उसे बैठाकर बात किया करता था। और कभी उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी घर के बारे में पूछता था, और कभी उससे शहर के जीवन के बारे में पूछता था। कभी कभी लेखक जो है ये बताता कि शहर के लोग तो कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो इस बात का उत्तर वो देते हुए कहता कि शहर की बात कुछ और है। वहाँ तो लोग बहुत कुछ करते हैं। लोग चूड़ियाँ पहनते हैं, फिर अपने मर्द यानी पति पति का हाथ थाम करके वह हाथ में हाथ डाल के घूमते भी हैं। और कहते हैं कि वे जो है उनकी शहर की औरतों के हाथ नाजुक होते हैं। यह बात वह व्यंग में कहता कि शहर की औरतों के हाथ नाजुक होते हैं, वे लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथ में मोच नहीं आ जाएगी। ये बात जो है वह पूरी तरह से व्यंग में कहता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता। ये लेखक ये बता रहे हैं कि जब वो जाता था तो बदलू उसकी बड़ी खातिर करता था। खातिर यानी कि सम्मान। खातिर का अर्थ होता है सम्मान। जब वो बदलू के यहाँ जाता था तो लेखक उसकी बड़ी खातिर करता था, यानी कि बहुत सम्मान करता था। जब उसकी गाय थी तो गाय के दूध की मलाई निकाल के रखता था लेखक को खिलाने के लिए। और आम के मौसम में उसके लिए उसको 2-3 आम खिला करके भेजता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। और इन सभी से के अतिरिक्त लेखक एक और बात थी जिसके कारण बदलू को पसंद करता था। वो बात क्या थी? वह बात यह थी कि लेखक के लिए वह रोज़ 1-2 गोली बना के रखता था। लाख की गोलियां 1-2 गोली बना के रखता था। इसी कारण लेखक बदलू को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बच्चे हैं जिनको ये सब रंग बिरंगी गोलियां तो पसंद आती ही हैं, तो उसी तरह से लेखक भी बच्चे ही थे। और बदलू उन्हें रोज़ जो है 1-2 गोलियां बना कर देता, जिस कारण से बदलू उन्हें बहुत प्रिय था। बदलू को वह बहुत मानता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक कह रहे हैं कि मैं बहुधा यानी कि प्रायः, बहुधा का अर्थ होता है प्रायः। मैं प्रायः गांव चला जाता था। और गर्मी की छुट्टी में तो लगभग 1.5 महीने के स्कूल बंद रहने पे 1-आध महीने जो स्कूल बंद रहता था उतने दिनों तक वह गांव ही रहते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि में मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अब लेखक ये बताते हैं कि 2 ही 3 बार गांव गए होंगे इस गर्मी की छुट्टी में। उसके बाद लेखक के पिता की बदली हो गई। बदली यानी कि तबादला हो गया। दूसरे दूर की जगह पे, किसी दूर जगह स्थान पे उनके पिताजी का तबादला हो गया। और तब जो है वो काफ़ी साल तक, लगभग 8-10 साल तक वो वहाँ पे नहीं जा पाए, क्योंकि बीच में उनके पिता की बदली हो गई थी।
गया तो इतना, और उसके बाद जब ये 8-10 साल, कई बहुत लंबी अवधि के बाद, जब वे 8-10 साल बाद जब वो वहाँ पर गए, तो कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब वे बहुत उम्र से बड़े हो गए थे, तो अब बच्चों में जो रुचि होती है धीरे धीरे उम्र बढ़ने पर तो उनकी रुचियाँ बदल जाती हैं ना। तो इसीलिए लेखक की भी रुचि बदल गई थी, और अब लाख की गोलियों में लेखक की कोई रुचि नहीं थी। अब आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे का अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।